ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और अरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 34। अगली सुबह काफ़ी देर से आँख खुली। आँख खुलते ही ज़हन में रात वाले वाक़यात की तशवीश ने आ घेरा। दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ सब पड़ गया था। अब क्या होगा न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि मैं इमरान और इकबाल के साथ बदतरी के एक दलदल में धंसता चला जा रहा हूँ। मैंने वाल क्लाक पर निगाह दौड़ाई। दिन के 10:30 हो रहे थे। सुकून बख्श गोलियों का खुमार अभी तक आवाज़ पर मौजूद था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई चौथा शख्स भी मौजूद है। मैं एकदम उठ बैठ गया। हस्बे मामूल इमरान और इकबाल नाश्ता कर चुके थे, बल्कि वो चौथा शख्स भी कर चुका था जो इनके साथ होटल के इस कमरे में मौजूद था। मैं उसे देखकर चौंक गया। ये वही लड़का था जिसे हमने कल शाम लकड़ी की वर्कशॉप में मजीद मिट्टू के इमरान निकलते देखा था। मुझे जागते देखकर इमरान ने अपने पीछे आने का इशारा किया और कमरे में से बाहर निकल गया। मैं भी लड़के का जायज़ा लेते हुए इमरान के पीछे होटल की बालकोनी में आ गया। नीचे सड़क पर जेलम का ट्रैफिक रवां दवां था। इमरान मध्यम आवाज़ में बोला, तुमने पहचान लिया होगा, ये वही फयाज है जिसके बारे में कल रात मजीद मिट्टू ने बताया था। ये कादरे की बहन को पसंद करता है, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचा? मैं सवेरे उसे वर्कशॉप से निकाल कर यहाँ लाया हूँ। इसके सामने मजीद मिट्टू वगैरह की कोई बात नहीं करनी। मैंने उसे यही बताया कि हम खुफिया पुलिस के बंदे हैं और इसकी मदद करना चाह रहे हैं। पहले तो वो बहुत डरा हुआ था, पर अब नॉर्मल है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करना चाह रहे हो। मैं इस मामले में बुरी तरह फंसते चले जा रहा हूँ। बस सोच का फ़र्क है। तुम समझ रहे हो कि हम फंस रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हम फंस नहीं रहे, बल्कि किसी फंसे हुए को निकाल रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर 10:30 बजे ही 12 बज गए हैं। किस फंसे हुए को निकाल रहे हो? इस फयाज को। यार ये बड़ा दुखी बंदा है, इसको प्यार का रोग लगा हुआ है। और तुम तो खुद इस कश्ती के सवार हो। एक आशिक को दूसरे आशिक का दर्द समझना चाहिए। तुम इस तकलीफ को महसूस नहीं करोगे तो क्या हम जैसे करेंगे जिन्होंने कभी इस गली में कदम ही नहीं रखा? इसने अजीब लहजे में कहा, मुस्कुराने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने मुझे बाजू से पकड़ा और अंदर ले गया। फयाज सोफे पर कंधे झुकाए बैठा था। उसके खूबरू चेहरे पर अज़नो मिलाल की कैफियत मुसब्बत होकर रह गई थी। उसका कद लंबा था। वह शलवार कमीज़ और पेशावरी चप्पल पहने हुए था। मैंने उससे हाथ मिलाया। हाथ में वही खुरदरापन महसूस हुआ जो मेहनत मुशक्क़त करने वाले लोगों के हाथों में होता है। मेरे जागने से पहले शायद वो लोग कमल के बारे में बात कर रहे थे। अब ये गुफ्तगू फिर वहीं से शुरू हुई। इमरान ने फयाज से मुखातब होकर कहा, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? वो बोझल आवाज़ में बोला, मुझे तो लगता है सर जी वो बहुत बदल गई है। शायद वो अब मेरा साथ देना नहीं चाहती। वो बदली नहीं, उसे बदला गया है। बदलने पर मजबूर किया गया है। हमने उसके बारे में काफ़ी कुछ पता किया है। बस ये समझो उसका भाई कादर और वालदा वो कुछ बुरे लोगों के चक्कर में फंसे हुए हैं। वो तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, इसलिए बेवफाई का इल्ज़ाम अपने सर ले रही है। आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें तुम पर खुल जाएंगी। फ़िलहाल इन बातों को छोड़ो। मुझे ये बताओ कि अपनी फुफ्फी ज़ाद कादरे के बारे में तुम क्या जानते हो? वो कुछ देर तक तजब रहा, फिर मरऊब लहजे में बोला, सर जी मुझे तो बस यही पता है कि कादर भाई का उठना बैठना कुछ ख़राब लड़कों में है। उन्होंने फिर महल्ले की एक लड़की को सड़क से उठाया। कादर भाई भी इस मामले में फंस गया। जिन लड़कों का असल कसूर था वो तो अमीर घरों के थे। इनके घर वालों ने इन्हें दाएं बाएं कर दिया। अब इस वारदात का सारा बोझ कादर भाई पर आ रहा है। वो पुलिस से बचने के लिए कहीं छुपा हुआ है। पुलिस उसके घर वालों को तंग करती रहती है। फूफी बहुत परेशान है। अच्छा मजीद मिट्टू से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी? मैं इन दिनों बड़ा परेशान था जी। मर जाने को दिल चाह रहा था। बच्चों के एक पार्क में बैठा सिगरेट पी रहा था कि मजीद मेरे पास आ बैठे। उन्होंने मुझे हमदर्दी की बातें की, मेरी कहानी सुनी और मुझे मशवरा दिया कि मैं अपने हालात अच्छे करने के लिए कुवैत चला जाऊं। उन्होंने इस सिलसिले में मेरी मदद करने का वादा किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास कोई हुनर है। मैंने बताया हुनर तो कोई नहीं, FA किया हुआ है। अब अपने मोहल्ले में एक जनरल स्टोर चलाता हूँ। उन्होंने कहा 3-4 हफ्ते लगाकर
थोड़ी सी कारपेंटरी सीख लूँ। इसके बाद वो मुझे वर्क वीज़े पर बाहर भेज देंगे। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास हैं वो मैं इन्हें दे दिए। उन्होंने कहा कि बाकी पैसे बाहर जाने के बाद भेज दूँ। मुझे मजीद साहब के बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि इनको मुझसे हमदर्दी है। फ़याज़ हमदर्दी है के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब था कि वो अभी तक मजीद मिट्टू के अलमनाक अंजाम से बेखबर है। नहीं जानता था वो कल रात अपनी चालाकी की आग में जलकर भस्म हो गया। इमरान ने फ़याज़ से मुखातब होकर कहा, मजीद मिट्टू से कभी नहीं मिला नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इसकी शोहरत एक गुंडे की है। ऐसे लोग बिला वजह किसी से हमदर्दी नहीं जताते। तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे 100% यकीन है कि मजीद मिट्टू भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है जिन्होंने कादर और उसके घर वालों को अपने चक्कर में फंसाया हुआ है। ये लोग सिर्फ कमल को शादी पर मजबूर करना चाहते हैं और उसके लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें अगर बाहर भेजा जा रहा है तो इसकी असल वजह यह है कि वो तुम्हें कमल और कादर वगैरह से दूर करना चाहते हैं। फ़याज़ के चेहरे से लग रहा था उसे इमरान की बातों पर यकीन आना शुरू हो गया था। उसे यकीन के बाद उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी बेताबी करवट लेने लगी थी। तुम कब जा रहे थे कुवैत? इकबाल ने पूछा। अगले हफ्ते जी, पासपोर्ट बनने गया हुआ है। मेडिकल भी मजीद साहब ने करवा दिया था। अब थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, लेकिन वो हलकला कर रह गए। कहो, इमरान ने उसे हौसला दिया। तुम हम पर पूरा इत्मीनान कर सकते हो। पूरा इत्मीनान करोगे तभी हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। जो कुछ आप बता रहे हैं जी, इसके बाद तो मैं बाहर जाने का नहीं सोचूंगा। मैं एक बार फिर कमल से मिलना चाहता हूँ और अपनी फूफी जान से भी। तुम्हें ज़रूर मिलना चाहिए, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके अलावा तुम्हें कादर से भी मुलाकात करनी चाहिए। मगर कादर भाई का तो मुझे पता ही नहीं वो कहाँ है। फ़याज़ ने कहा। घबराओ मत, उसको भी ढूंढ लेंगे। इमरान ने फ़याज़ का शाना थपका। इमरान के इस अंदाज ने मुझे उस दिन की याद दिला दी जब शेर के परिंदों ने मुझे मारा था। मैं बुरी तरह टूट फूट कर रेलवे लाइन पर सर रखने का सोच रहा था। तब इमरान ऐसे ही एक पुरखलूस गमख्वार के रूप में मेरे सामने आया था। उसने मेरे कंधे पर जो थपकी दी थी, उसने मेरे अंदर ज़िंदगी की तवानाई पैदा की थी। आज वैसी थपकी वो फ़याज़ को दे रहा था। हमने अगले 24 घंटे जेलम के इसी होटल में गुजारे। मजीद मिट्टू का मोबाइल फ़ोन अभी तक इमरान के पास था, लेकिन उसने उसे ऑफ़ कर दिया था। मैंने उसे कहा कि वो उसे ज़ाया कर दे, मगर अभी तक उसने मेरी बात नहीं मानी थी। इकबाल को अपनी जली हुई टांगों के सबब चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही थी, ताहम वो उसे बर्दाश्त कर रहा था। फ़याज़ हमारे साथ ही था। वो इस साजिश से काफ़ी हद तक आगाह हो चुका था जो कमल के घर वालों के इर्द गिर्द बुनती जा रही थी, जिन्हें खुद फ़याज़ भी बुरी तरह मुतासर हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता बातें इसकी समझ में आने लगी। हम अगले रोज़ जेलम से लाहौर रवाना हुए और करीबन 4 घंटे के सफ़र के बाद रावी रोड पर इमरान के घर पहुंच गए। यहाँ इमरान का साथी मौजूद था। वो 30-35 के पेटे में था और दरमियानी कद का खुशबाज शख्स था। मैं उसे इमरान के साथ सर्कस में भी देख चुका था। वो हमारी गैर मौजूदगी में उसने कादरे की देखभाल की थी। उसने बताया कि कादर रात को रोता गिड़गिड़ाता रहता है। कल से उसे तेज़ बुखार भी है। बहरहाल घर वापस पहुंचते इमरान ने आसिफ को फारग कर दिया और अपनी मोटरसाइकिल पर चला गया। घर में दाखिल होते ही इमरान ने फ़याज़ को बता दिया था वो उसकी मुलाकात एक जाने पहचाने शख्स से कराने वाला है। इसे देखकर फ़याज़ को खुशी होगी। फ़याज़ के चेहरे पर तजस्सुस नज़र आ रहा था। इमरान ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला जहाँ कादर लंबे को रखा गया था। दरवाज़ा खुलते ही कादर की नज़र सबसे पहले अपने मामूज़ाद फ़याज़ पर पड़ी। कादर मुजस्सम में हैरत बन गया। कुछ यही कैफियत फ़याज़ की भी हुई। वो कभी कादर और कभी इमरान का चेहरा देख तकता था। फिर कादर भाग कर आगे आया और फ़याज़ से लिपट गया। वो बुलंद आवाज़ में रोने लगा। फ़याज़ की आंखों में भी आंसू आ गया। अंदाज़ा होता था कि जब से कादर पुलिस के डर से रपोश हुआ है, आज पहली बार फ़याज़ और वो मिल रहे हैं। कादर अब तक उसी लिबास में था जिसमें हम उसे यहाँ छोड़ गए थे। 2 दिन पहले उसने तैश में आकर इससे जो मारपीट की थी उसके आसार भी अभी तक 2 गहरे नीलों की सूरत में उसके चेहरे सुर्ख व सफ़ेद चेहरे पर मौजूद थे। कादर भाई, तुम कैसे हो? हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। फ़याज़ ने भराई आवाज़ में कहा। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं सारे सवाल जवाब बाद में हो जाएंगे।
इमरान ने तेज से कहा। फिलहाल तुम्हें अपने घर में एक फ़ोन करना है और घर वालों से 2-4 बातें करनी। इमरान के लहजे में ताकम था। क्या कहना है? कादर ने डरे हुए लहजे में पूछा। अभी बताता हूँ तुम्हें, इमरान ने कहा। फिर वो फ़याज़ से मुखातब होकर बोला, चलो यार तुम ज़रा दूसरे कमरे में चल कर बैठो, मैं भी आता हूँ। फ़याज़ अपने फूफीज़ाद कादर पर एक परेशान नज़र डालता हुआ बाहर चला गया। कादर की हालत देखकर यकीनन फ़याज़ जान गया था उसे यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया है और उसे मारपीट भी हुई है। उसके जाने के बाद इमरान ने जेब से कादर वाला सेल फ़ोन निकाला। यही फ़ोन था जिस पर 2 दिन पेशतर कादर की बहन कमल का फ़ोन आया था और बाद में इसी फ़ोन से इकबाल ने सेठ सराज की आवाज़ की कामयाब नकल करते हुए सदीकी से बात की थी। बाद में इमरान ने यह फ़ोन ऑफ करके अपने पास ही रख लिया था। फ़ोन को ऑन करने के बाद इमरान ने कहा, हाँ कादर बेटा, फ़ोन पर कॉल करके तुमने अपनी बहन या अम्मी जान को ये बताना है कि बात करते करते इमरान एकदम रुक गया और पुरसोच नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। क्या बात है? मैंने उसे रुकते हुए पूछा। 1 मिनट मेरे साथ आओ, उसने कहा। हम दोनों कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद करके बरामदे में आ गए। क्या मसला है? मैंने दरियाफ्त किया। यार जी, कादरे के साथ कोई भी भलाई करने से पहले तुमसे इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर तुम उसे माफ़ करोगे तो मैं कभी कर सकूँगा, वरना फिर पहाड़ में जाए ये सब कुछ। तो तुम उसे छोड़ना चाह रहे हो? छोड़ेंगे तो उसकी बहन ज़बरदस्ती की शादी से बचेगी ना, लेकिन जो कुछ भी है आखिरी फ़ैसला तुम्हारा होना है। मैं सोच में पड़ गया। कादर के सामने आने के बाद मैंने इस पर जी भरकर अपनी भड़ास निकाली थी। उसे बुरी तरह जद्दोकोब किया था, गालियाँ दी थी, जलील किया था। वो माफ़ी तलाफ़ी करता रहा था और साथ साथ ये भी दुआई देता रहा था कि वो वाजी और अपने तीसरे साथी के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे लग रहा था वो ठीक कह रहा है। हम इनके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वाजी और शकील वगैरह के नंबरों पर कॉल मिलाने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन वो दोनों अपनी सिम बदल चुके थे। अब इस सूरत हाल में कादर को मज़ीद बांध रखने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता था। पिछले कुछ अरसे से मैं उसे अपने किए की काफ़ी सज़ा भुगते हुए देख चुका था। वो हड्डियों का ढांचा बन गया था। उसके घर वाले शदीद मुआशी बदहाली का शिकार थे और इस सारे चक्कर में उसकी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही थी। अगर बात सिर्फ कादरे की होती तो शायद मेरे दिल में इसके लिए इतनी जल्दी नरम गोशा पैदा न होता, मगर यहाँ एक बेगुनाह लड़की की ज़िंदगी और इज़्ज़त का सवाल भी था। उसे भाई के जुर्म की भेंट चढ़ाया जा रहा था। पता नहीं क्यों जब मैं कमल और फ़याज़ के बारे में सोचता था तो मुझे अपना और सरबत का दुख याद आ जाता था। शायद ठीक ही कहा था इमरान ने, अगर एक दिल फगार दूसरे दिल फगार के दर्द को नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। वहीं खड़े खड़े एकदम मेरा दिल आंसुओं से भर गया। मैंने सोचा मैं एक बेगुनाह लड़की को बर्बाद होने से बचाऊं। शायद इसके सिले में कुदरत मुझ पर और सरबत पर भी रहम करे। कुछ ही देर बाद मैं और इमरान एक बार फिर कमरे में कादरे के पास थे। वो सुकड़ा सिमटा सोफे पर बैठा था। इसकी आंखों में खौफ और राज की परछाइयाँ थी। इमरान ने मोबाइल फ़ोन की उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, तुमने तरस नहीं खाया था, लेकिन हम तुम पर तरस खा रहे हैं। तेरी बहन को बचाना चाह रहे हैं, जो तेरे करतूतों की सज़ा ज़बरदस्ती की शादी की शक्ल में भुगतने वाली है। तुम भी सब कुछ जानते हो मगर बेगैरत बने हुए हो। अपनी जान छुड़ाने के एवज़ अपनी बेकसूर बहन को दोज़ख में धकेल रहे हो या नहीं? कादरे के चेहरे पर बुज़दिली और खौफ की जर्दी छाई रही। उसका सर झुका रहा। नदामत के आंसू उसकी गदली आंखों में चमक रहे थे। चल फ़ोन लगा अपनी वालदा को और उसको बता के फ़याज़ इनसे मिलने आ रहा है। वो इनके लिए अच्छी खबर ला रहा है। वो हर सूरत उसे मिलने दे। फ़याज़ को क्या कहना है इनसे? कादर ने दबी आवाज़ में पूछा। सवाल करेगा तो मुझे ताव आ जाएगा। जिस तरह कह रहा हूँ इस तरह कर, बाकी बातें तुझे मैं बाद में बताऊँगा। चल शाबाश। कादर ने इमरान की हिदायत के मुताबिक अपनी कॉल मिलाई। इसकी बहन कमल ने ही कॉल अटेंड की। भाई आप कहाँ थे? इतनी कॉलें की हैं, उंगलियां दुखने लगी हैं। आपने फ़ोन बंद क्यों किया हुआ था? चार्जर नहीं मिल रहा था, अभी मिला है। कादर ने बहाना बनाया। आपको पता चला है कि कुछ मजीद साहब के बारे में? कमल ने लड़ती आवाज़ में पूछा। क्यों, क्या हुआ? कादर ने चौंक कर पूछा। आपको वाकई अब तक पता नहीं? कमल की आवाज़ पर आ गई। कादर ने नफ़ी में जवाब दिया। वो कराह कर बोली, जेहलम के करीब मजीद साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। वो मौके पर ही ख़त्म हो गए। अभी कुछ देर पहले सदीकी साहब आए हुए थे, उन्होंने बताया है। ओ गॉड। कादर ने सर थाम लिया, फिर डरी हुई नज़रों से हमारी तरफ देखा। इमरान ने जलाया अंदाज में इशारा किया कि ये बातें छोड़े और वो बात करे जिसके लिए फ़ोन किया है।
इज़हार हैरत और इज़हार अफसोस के चंद लम्हों के बाद कादरी ने बहन को बताया कि फ़याज़ एक बहुत ख़ास काम के लिए इनके पास आ रहा है और इसे मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो क्यों आ रहा है? कमल थोड़ा सा घबरा कर बोली, बस एक अच्छी खबर ला रहा है, हम सब के लिए, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। राब्ता मुनक़ता करने के बाद वो जब नज़रों से इमरान को देखने लगा, गालिबन वो इमरान के मुंह से इस बात की तस्दीक चाहता था कि मजीद मिट्ठू वाकई राह अदम को हो चुका है, लेकिन इमरान ने इसकी बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की और कमरे से निकल आया। इस गुफ्तगू के दौरान में कादरी इमरान की हिदायत पर कमल से ये भी पूछ चुका था कि सिद्दीकी साहब तो घर में नहीं है या इन्हें आना तो नहीं है। कमल ने इन सवालों का जवाब नफ़ी में दिया था। शाम के 7 बज चुके थे। इमरान कमल के घर जाने के लिए तैयार हो गया। वो काफ़ी जल्दी में नज़र आता था। पता नहीं उसके ज़हन में क्या था, मगर जो कुछ भी था वो उसे जल्द से जल्द निपटा लेना चाहता था। इकबाल तो अपनी ज़ख्मी टांगों की वजह से उसका साथ नहीं दे सकता था। उसने मुझे भी साथ चलने पर कायल कर लिया। पता नहीं क्या बात थी, अब मैं इसकी बातों से जल्दी कायल होने लगा था। इसके अलावा इस भाग दौड़ में मुझे ज़ाती दिलचस्पी भी महसूस होने लगी थी। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं जितनी देर इमरान के साथ मसरूफ़ अमल रहता, मेरा ध्यान अपने आंजा दुख की तरफ से हटा रहता था।